अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट मनती हाई फ्लैंक पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जिस शख्सियत के साथ आपके साथ हम यहाँ पर हाजिर हैं वो बताते चलें कि रिसेंट उनकी जो हमने वीडियो की थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और किस वजह से वायरल हुई थी कि उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक टिप आप लोगों को दिया था परों के मुतालिक। तो हम बात कर रहे हैं रुस्तम फैसलाबाद जनाब उस्ताद मियां एहसन रशीद पुरी साहब की। और आज फिर हम उनसे बात करेंगे और उनसे परों को ही आगे लेकर चलेंगे और परों पर ही बात करते हुए एक सवाल जो मेरे ज़हन में था वो उस दिन नहीं हो सका, वो हम आज सवाल करेंगे। और साथ में हमारे उस्ताद नुमान भट्ट साहब ऑफ सियालकोट शीट्स वो भी मौजूद हैं। तो हम बात स्टार्ट करते हैं उस्ताद मियां एहसन रशीद पुरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत ज्यादा माशाल्लाह उस वीडियो को व्यूज भी मिले, लाइक्स भी मिले और कमेंट्स बहुत ज्यादा थे। और शायद आपने भी काफी कमेंट्स पढ़े हो, मैं भी अक्सर पढ़ता रहता हूँ, तो अभी तक उस पे व्यूज आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल था मेरे ज़हन में कि आपने कहा कि एक पर जो उसमें आपने दिखाया उस पर आपने टिप दी कि ये पर जो है बहुत जबरदस्त पर है, हर हिसाब से ये पर आंधी तूफान में भी और हर जगह पर ये अच्छा चलेगा जी। लेकिन एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी कि अगर हम कराची जाते हैं तो अक्सर शौकीन कहते हैं कि हमारे यहाँ कराची में ये कबूतर चलते हैं, लाहौर में हम कहते हैं ये हमारे लाहौर के कबूतर हैं, लाहौर में यही चीज चलती है। और फिर हम अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद चले जाएं तो वहां पर भी ये बात होती है कि हमारे यहाँ ये कबूतर इस तरह के कबूतर होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई कबूतर ऐसा भी है जो हर इलाके में एक जैसा परफॉर्म कर सके? देखिए कामरान भाई, बात बताऊं क्या है। सबसे पहली बात तमाम व्यूअर्स से, तमाम असातिज़ा कराम से मेरे लिए सारे ही मतलब ये है कि रिस्पेक्ट की जगह पे हैं, वो भले हमारे कोई भी असातिज़ा हो। मेरा मकसद कभी भी किसी को हिट करना नहीं होता। आज अल्लाह की तरफ से नुमान भाई का शौक़ करने आए हैं और बड़ा मज़ा आया हमें शौक़ करके। यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बड़े अच्छे कबूतर हैं नुमान भाई के। और कम लोगों के पास इतनी तादाद में इतने अच्छे कबूतर होते हैं जितने नुमान भाई के पास यहाँ पे मौजूद हैं। असल बात यह है कि देखें, मेरे नॉलेज के मुताबिक कबूतर भले इंग्लैंड में हो, भले दुबई में हो, भले सखर में हो, भले फैसलाबाद में हो, लाहौर में हो, पिंडी में हो, कराची में हो, सियालकोट में हो, कबूतर एक तर्ज का ही उड़ता है। एक तर्ज का ही उड़ता है। कभी आप मुझे ये बताएं कि हम बोलेंगे यार मतलब बात यह है कि ये अब सब लोग पसंद करते हैं जी कबूतर आगे से चौड़ा होना चाहिए, पीछे से बंद होना चाहिए। तो रेसर्स वाले भी यही पसंद करते हैं, कराची वाले भी यही पसंद करते हैं, लाहौर वाले भी यही पसंद करते हैं, फैसलाबाद वाले भी यही पसंद करते हैं। अच्छा, हम बोले लिपो कबूतर उड़े, बहुत नरम बदन का कबूतर उड़े, वो कहाँ उड़ता है? वो हर जगह के ऊपर कबूतर एक बदन का ही होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वेदर के हिसाब से हम क्रॉसेस ऐसे दे लेते हैं जिससे हम परवास को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ मतलब हम क्रॉस ऐसा देंगे या कबूतर को इस तरीके से बनाएंगे कि वो कबूतर 42-43 तक भी कबूतर गर्मी में घर आ बैठे। लेकिन वो उसमें जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो सबके सेम होंगे कि कबूतर का जिस्म वो एक ख़ास एंगल पे जो होता है, वो चौड़ी छाती हो, पीछे से बंद हो, तो वो वहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। परों में परवास के हिसाब से हम कबूतरों को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो एक पैरामीटर जो मैं आपकी बात को समझाऊं कि कराची में हवा चलती है, उधर हवा चलती है, सियालकोट में हवा चलती है, पिंडी में हवा चलती है, हमारे फैसलाबाद लाहौर में बंद मौसम होता है। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यहाँ हवा चले तो हमारे फैसलाबाद लाहौर के कबूतर मतलब बात यह है कि सुबह ही बैठ जाए जी हवा चल गई है। तो हवा भी चलती है, कबूतर फिर भी उड़ते हैं। तो मकसद बात करने का ये है कि अच्छा कबूतर अगर आप एक तरतीब पे बनाते हैं तो वो सभी मौसम में काम करता है। उसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि देखें, ये कबूतर का एक विंग है, ये हमने खोल लिया, ठीक है। अब ये
सियालकोट चैंपियन हुआ है कबूतर गुजरांवाले। अब मैं इस कबूतर को बोलूं कि यार ये गुजरांवाला चैंपियन हुआ, भाई सियालकोट में चैंपियन हुआ है और ये गुजरांवाला में अब सुनने वाली बात है ना। अब नुमान भाई खुद बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, आपको बहुत सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। इसको हम पीछे बैक से लें। हाँ वो भी लेते हैं कि इसका भाई चैंपियन हुआ है सियालकोट में, ये खुद चैंपियन हुआ है गुजरांवाला में जी। अब गुजरांवाले और सियालकोट में वेदर का फर्क है, वहाँ हवा चलती है, यहाँ पे हवा नहीं चलती, कम चलती है। अब ये कबूतर फैसलाबाद में उड़ेगा, फैसलाबाद में भी चैंपियन बनेगा। सही। तो क्यों? अब इस बात को हम ये देखें कि इसका भाई सियालकोट में चैंपियन हुआ है। बिल्कुल सही। हम लाहौर से, मैं उस्ताद जी अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, वो कबूतर छोड़ते थे कराची, वहाँ भी चैंपियन होते थे। वो कबूतर छोड़ते थे अंदरूने सिंध, वहाँ भी चैंपियन होते थे। वो कबूतर उनसे को सियालकोट ले जाता है या गुजरांवाला ले जाता है या फैसलाबाद ले जाता है, तो उनके बनाया हुआ कबूतर हर जगह के ऊपर चैंपियन होते हैं। तो फिर ये बात थोड़ी सी मेरे हिसाब से लॉजिक से हटके है। तो एक चीज ये आती है ना, देखें अब ये कुंदा है, हमारे यहाँ हवाएं भी चलती हैं फैसलाबाद में और बंद भी मौसम होता है, तो हमें कबूतर वो चाहिए होता है कि जो दोनों मौसमों में काम करे। ये हम कुंदा खोल रहे हैं, इसके ये बाहर के 4 परों में देखें, ये अगर हम इसको बैक से लें कैमरा को, आपको नजर आ रहा है? आगे, लेकिन ये कि यहाँ से व्यूअर्स को नजर आ रहा है? देखिए अगर आपके व्यूअर्स बोलते हैं ओके है तो मैं आगे चलूं। नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड रखेंगे इसको, लाइव नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये कैंचियां पड़ती हैं। जब कबूतर ने स्ट्रोक लेना है तो उसने ये पर बंद कर देने, बंद करके तो उसने पर नीचे को मारना है। ठीक है। जब उसके पर नीचे को मारना है उसने हाइट पकड़नी है। अच्छा, जब कबूतर अपना लिफ्ट करेगा कुंदा वापस, तो जिस कबूतर में ये कैंचियां लगेंगी वो इजी ऊपर को वापस आएगा और दोबारा अपनी एनर्जी गेन करेगा, और फिर जब नीचे आएगा तो कुंदा बंद करके लाएगा तो फिर लिफ्ट लेगा। जिन कबूतरों में आप ये कैंचियां नहीं डलेंगी वो कबूतर हवाओं में फिर जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जब नीचे लिफ्ट लेके जानी है फिर भी जोर लेना है, और जब ऊपर लिफ्ट लेके आनी है फिर भी जोर लेना है। तो कैंची जरा ये जो बाहर के 4 परों में पोटे पोटे का गैप आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं? जी जी, इनकी बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे जो गैप पड़ रहा है, इससे ये होता है कि कबूतर हवा भी चलेगी तो कबूतर एग्जॉस्ट कम होंगे। तो अगर आप इस तरह का पर बनाएंगे तो मेरे ख्याल से वो कबूतर ऑल ओवर हर जगह के ऊपर कामयाब होगा। वेदर उसकी शेप लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस की वो बाहर की तरफ आए, या वेदर उसकी शेप जो है वो स्ट्रेट रहे, या वेदर उसकी शेप जो है वो अंदर की तरफ आए जैसे इस कबूतर की है। तो ये तीनों में जिन कबूतरों में कैंचियां नहीं होंगी वो हवाओं में तंग होंगे, जिन कबूतरों में कैंचियां होंगी वो ना हवाओं में तंग होंगे और ना बंद मौसम में तंग होंगे, वो पूरी परवाज करके आएंगे। बिल्कुल सही। ये परवाज की एक निशानी है कि ये हर जगह ये परवाज करे। जी। अच्छा, इसी परवाज में एक सवाल और था, कई लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड भी मुझसे बात की, आपने कहा था कि आंख में सब कुछ होता है, आंख में परवाज भी होती है, तो लोगों ने कहा कि आंख में परवाज कैसे होती है, ये तो जरा पूछें उस्ताद मोहतरम से कि आंख में कैसे परवाज देखी जा सकती है। देखें, कोई भी इंसान वो मतलब पैदा होते साथ सीख के नहीं आता, प्रैक्टिकल इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। अल्लाह जन्नत बख्शे उस्ताद जी को, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। देखें, जो बातें हमने सब कुछ उनसे सीखा है, उनकी गाइडलाइन में सीखा है। तो उस गाइडलाइन के अंदर जैसे इंसान एक रास्ते में जाता है तो पीछे से मतलब यह है कि इंसान चलता है, तो कुछ इंसान अपने प्रैक्टिकल से बातों को समझ लेता है और कुछ अपने बड़ों की गाइडलाइन से इंसान बातों को पिक कर लेता है। एक जोड़ा है, उसके 4 बच्चे हैं। ये सवाल मुझसे हमारे ग्रुप में भी एक शख्सियत ने किया था। अच्छा, तो मैंने उनको कहा जी ऐसे, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे। वो ये है कि देखिए, एक जोड़े के 4 बच्चे निकलते हैं आपके, जिस बच्चे की आंख में चमक दूसरे से ज्यादा होगी
उसकी परवाज गर्म आलूद मौसम में और गर्मी में ज्यादा होगी। मैं नमी की बात नहीं कर रहा। मेरी बात को अगर किसी ने प्रैक्टिकल करना है तो जब गर्मी पड़ेगी, लोएं चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी, लो होगी, टेम्परेचर हाई होगा, तो जिसकी आंख में चमक होगी कबूतर की, वो कबूतर दूसरे से परवाज ज्यादा करेगा। चमक जिनके शाइन नजर आएगी। शाइन नजर आएगी, मतलब उसकी आंख में चमक होनी चाहिए, रोशन आंख होनी चाहिए कबूतर की। वो कबूतर गर्मी में ज्यादा परवाज करते हैं बनिस्बत उन कबूतरों के जिनकी आंख शाइनी नहीं होती है। अच्छा, ये शाइन जो है इसको हम किस तरह से डिफाइन करें? ये गदलापन जिन कबूतरों की आंखों में हो तो हम कहते हैं डे में इस तरह होगा, या ये रंगत से उसका कोई लेना देना नहीं है? अब आप ना एक ही बात में आप 4 सवाल कर देते। नहीं, मतलब शाइन की आपने बात की ना, सिर्फ इतना सा कि शाइन हर तरह के, हर नस्ल के कबूतर में आती है, ये पूछना जी चाहिए। बिल्कुल, शाइन हर नस्ल के कबूतर में आती है। अगर टेडी कबूतर है तो सब टेडी आंख एक जगह की नहीं होती है। जिस टेडी कबूतर की आंख चमकदार होगी, उसकी आंख में नमी होगी, चमकदार होगी, वो कबूतर दूसरे टेडी से ज्यादा अच्छा होगा। एक लाल आंख वाला कबूतर डल आंख में है, एक लाल आंख वाला चमकदार आंखों में है, उसकी आंखों की नमी पूरी है। मैं साथ ये बात कर रहा हूँ, नमी पूरी है, तो वो कबूतर दूसरे से ज्यादा परफॉर्म करेगा। अच्छा, जो चमक होती है वो कबूतर की आंख में 3 जगह पे होती है। एक कबूतर की बेस होती है, एक कबूतर के जर्रात में होती है, और एक उस कबूतर के जर्रात के ऊपर नमी की चमक होती है। कबूतर वो नमी की चमक ये है कि जर्रात में भी चमक होनी चाहिए और बेस में भी चमक होनी चाहिए। अच्छा, अगर एक कबूतर के जर्रात रोशन है, उसकी बेस डल है, तो वो फारिग नहीं है, अच्छे है। लेकिन अच्छा कबूतर वो है जिसकी जमीन भी रोशन हो और उसके जरात भी रोशन हो। ठीक, वो कबूतर दूसरों से परफॉर्म ज्यादा करेंगे। 4 भाई आप प्रैक्टिकल कर लें। ठीक। अगर एक की बेस जो है वो चमक में नहीं है, दूसरे भाई की बेस चमक में है, जरात चमक में है, तो वो उससे गर्मी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सही है। वो इसी तरह देखे ना, जो आंखों के जरात होते हैं ना जी, वो आंखों के जरात कबूतर की बेसिकली परवाज ही होती है। बिल्कुल ठीक हो। ये आज मैं एक छोटी सी नई बात छोड़ के जा रहा हूँ, जवाब नहीं दूंगा। आंखों की ये जर्रात भी कबूतरों की परवाज भी होती है, ब्रीडिंग भी होती है। ठीक है। अब वो आपने पिक करना है कि ब्रीडिंग वाले जर्रात कौन से होते हैं और परवाज वाले जर्रात कौन से होते हैं। सही हो गया। तो जर्रात के ऊपर भी परवाज है, जिस्म में भी परवाज है, दुम में भी परवाज है। अब आप बोले दुम में कैसे परवाज है, नहीं बहस शुरू हो जाएगी। अच्छा, जिस कबूतर की यहाँ से गंड चौड़ी होती है, हम कहते हैं ये आम बंदे को भी पता है, ये नहीं ये फारिग है, तो फिर उसमें परवाज का क्वेश्चन आता है, तो उसकी वजह से होता है ना जी। बिल्कुल ऐसी तो कबूतर एक सारी चीजों को मुकम्मल करके ही एक परवाजी कबूतर बनता है। सही। बगल से लेके कुंदे तक, नोक, चेहरा, आंख, दुम, हर चीज कबूतर की परफेक्शन में होनी चाहिए। इवन कबूतर के फेदर्स भी परफेक्शन में होने चाहिए, जो चैंपियन कबूतरों की निशानी है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, आज चूंकि अब बात हो रही है तो एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपसे, और अभी आपने 4 भाइयों की बात की ना, तो उससे मेरे जहन में आ गई वो बात। ये कमेंट्स में भी आपने शायद पढ़ा हो कि कुछ लोगों ने कहा था, आपने एक वहां पे टर्म यूज की थी 3 ब्रीडिंग के हवाले से, तो वो कमेंट्स में भी आया, मैसेजेस में भी आया कि इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग, आपने कहा इसके अलावा कोई और चौथी टर्म नहीं है ब्रीडिंग की। तो वो 3 जो टर्म्स हैं वो किस तरह से होती हैं, उनका क्या काम है और किस तरह बनाई जा सकती है? देखें, कबूतरबाजी में जो 3 ब्रीडिंग का आपने नाम लिया, इसमें सबसे पहले आ जाएगी लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग, देखिए, पहली बात यह है कि शरण जानवरों में मतलब यह है कि हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्योंकि जंगल के अंदर भी जानवर होते हैं, तो वो फिर आपस में मेट भी करते हैं, सारा कुछ। बिल्कुल सही। तो शरण भी इसमें बाकायदा कोई किसी किस्म की ममानत नहीं है। तो बताना इसलिए ज़रूरी समझाऊं कि ये इस तरफ मैं आ रहा हूँ। लाइन ब्रीडिंग होती है कि आपने एक बाप को बेटी के साथ
ठीक है। और बेटे को बहन के साथ, माँ के माँ साथ। के साथ। ये आपकी फिर लड़ी चलती है लाइन ब्रीडिंग में। ठीक है। जो भाई बहन भी लाइन ब्रीडिंग में आएंगे, वो आ जाएगा इन ब्रीडिंग में। इन ब्रीडिंग में। इन ब्रीडिंग्स में आ जाती है कजन मैरिज, ठीक है। और भाई को बहन के साथ, बहन को भाई के साथ, हाफ सिस्टर हाफ ब्रदर, सुतेले, ये आ जाएगी आपकी इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग। फिर तीसरी ब्रीडिंग आ जाती है क्रॉस ब्रीडिंग, जो हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं कबूतर की परवाज लेने के लिए, कि दो मुख्तलिफ नस्लों का क्रॉस जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है, जो आप उड़ाने के लिए बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि लाइन ब्रीडिंग और वो, उसमें आप एक ओरिजिनल नस्ल ओरिजिनल कलर के साथ स्टोर कर लेते हैं। सही। अगर एक बाप की क्वालिटीज आप लेना चाहते हैं, ये नहीं है कि आप उसकी बेटी उसके साथ लगा दें और आप देखें ना, वो आपने तालमेल बनाना है। जितना आपको नॉलेज है वो आपने तालमेल बनाना है। तो जितनी आप अगर उस बाप की क्वालिटीज लेना चाहते हैं तो आप उसकी बेटी के साथ लगाएंगे, देख के कि इसमें कौन सी इसके बाप के साथ ज्यादा जाती है। तो जो पैदा होने वाले बच्चे होंगे वो बाप की नस्ल की जीन की सारी सलाहियत अपने अंदर रखेंगे। इसी तरह अगर आप किसी जोड़े की माँ का पर लेना चाहते हैं तो आप उसकी माँ को उसके बच्चे के साथ, फिर दोहरा रहा हूँ कि देख के उसके साथ हम लगाएंगे, तो उस माँ की जीन की जितनी सलाहियत होगी जो पैदा होने वाले बच्चे होंगे उनमें आएगी, उनके अंदर आ जाएगी। 70-80% ये आपका गुमान है कि आ जाएगी। उसमें क्वालिटियां भी आएंगी और उसमें उस नस्ल के अंदर जो खामियां होंगी वो भी आएंगी। बिल्कुल। लेकिन आपके पास जो पैदा होने वाले बच्चे होंगे वो एक ओरिजिनल लाइन से होंगे कि ये इस लाइन से, ये फलाना इसका बाप, ये वो उस लाइन से। अब जो इन ब्रीडिंग है उसमें अगर हम ये करते हैं कि एक नर को हम लगाते हैं एक मादा के साथ, फिर उसी नर को हम लगाते हैं दूसरी मादा के साथ, एक नर को हम दो मादा के साथ क्रॉस कर लेते हैं, एक मादा के साथ जो बच्चे उसके पैदा होते हैं और फिर दूसरी मादा के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं वो हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर हो गए, मतलब सुतेले बहन भाई हो गए। ऐसे ही। अच्छा, अब आप उस कबूतर का मतलब यह है कि जो पट्टी निकलेगी और दूसरे जोड़े की कबूतर उसमें वही होगा, मादा और होगी उसका, तो उसमें आप फिर कबूतर का पर इन ब्रीडिंग के जरिए चला लेंगे। और यही फॉर्मूला मादा पे अप्लाई होगा, जिसका पर चलाना होगा दो मुख्तलिफ नरों के साथ लगा के, बच्चे जो निकलेंगे उसमें इन ब्रीडिंग के जरिए हम मादा का जीन और पर चला सकते। ये सगे बहन भाई में भी हो सकती है। देखिए मैंने ना एक ही माँ, मतलब एक ही जोड़े के बच्चों में ऊपर नीचे की। अच्छा, ये अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके कार से करते हैं। मैं तो आपको वो तरीका कार बता रहा हूँ कि जो मतलब एक मेरे हिसाब से कि जो ब्रीडिंग होती है उसमें लाइन है, इन है, क्रॉस है। लोग तो करते हैं जी पहली जोड़ी को तीसरी जोड़ी के साथ लगा लें, ऐसे कर लें। मुख्तलिफ यहाँ पे बातें तो चली हुई हैं, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ मैं अपने नॉलेज के मुताबिक बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह मैं करता हूँ, तो इस तरह आप अपने नस्ल जो है मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब है कि जैसे आपने कहा कि फॉल्ट भी सारे आ जाएंगे सामने और उनकी जो क्वालिटीज हैं वो भी आ जाएंगी। तो बाद वक्त हम एक बिगड़ा हुआ कबूतर देखते हैं, वो नस्ल में बहुत प्योर होता है, हम कहते हैं हमता हो गया, तो ये इसी वजह से हम कहते हैं उसको। देखिए जब आप कोई भी ब्रीड भले क्रॉस लगा लें, इन लगा लें, लाइन लगा लें, जब आपको बेसिक हाव नाव नहीं होगी तो आप क्रॉस ब्रीड के अंदर भी खामियां पैदा करनी शुरू कर देंगे। सही। जब आपको हाव नाव होगी तो आप इन ब्रीड और लाइन ब्रीड के अंदर भी खामियों से बच सकते हैं और अच्छे कबूतर पैदा कर सकते हैं। तो खामियों से बचने के लिए आपको अपने नॉलेज की जरूरत होती है। खामियां क्रॉस ब्रीडिंग में भी आ सकती हैं। बिल्कुल आती हैं। आप मतलब यह है कि क्रॉस ब्रीडिंग में इतने जोड़े लगाते हैं बच्चे नहीं उड़ते हैं, और आप मतलब यह है कि प्योर जोड़े लगाते हैं और बच्चे शाम तक उड़ते हैं। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है कि मतलब क्रॉस ब्रीडिंग से ही बच्चे उड़ते हैं और प्योर नहीं उड़ते हैं, प्योर भी उड़ते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे जोड़े हैं
जो मैं प्योर ब्रीडिंग में लगा के जेड में शाम शाम तक बच्चे उड़ाते हैं। लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग का मकसद ये होता है कि अपनी नस्ल को खराब करके, मतलब ये है कि मैदान में लेके आना, किसी खामियों के साथ नहीं, दो अच्छी नस्लों को आपस में क्रॉस करा के, ताकि आपका ओरिजिनल बर्ड किसी के हाथ में ना जा सके। उसका असल मकसद ये होता है असातिज़ा कराम का, जो पीछे उन्होंने डेवलप किया। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके टिप्स का। एक पॉइंट में जो है ना वो बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, एहसन भाई ने फर्स्ट टाइम मेरे कबूतर देखे हैं, पहले कभी कबूतर नहीं उन्होंने देखे, या कहीं और उड़ते हुए या कहीं। अच्छा, 2 भाई मैंने इनको दिखाए हैं, ठीक है, मैंने नहीं बताया हो कि ये उड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा है कि यार ये बड़े अच्छे कबूतर हैं दोनों। फर्स्ट हैंड मैंने 2 भाई दिखाए जो नेशनल चैंपियन कबूतर रह चुके हैं। उन्होंने एक पॉइंट बताया उसी टाइम, यार ये हिट ज्यादा मारता है होगा और वो एवरेज वाइज है। बिल्कुल सही। मैंने कहा नहीं, बराबर बैठते हैं तकरीबन। उनकी बात 100 नहीं 120% बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा भाई है जो पहले उन्होंने पकड़ा हुआ था, इन्होंने इसके बारे में कहा था कि ये हिट ज्यादा मारता होगा, ये वाकई में हिट उससे ज्यादा मारता था। क्या बात है, ये फर्क की बात है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं फिर आपने मुझे सवाल नहीं करने दिया, वहां से शुक्रिया अदा करके मैंने आपकी तरफ आना था, लेकिन आप बहुत ज्यादा उतावले थे। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, जो एहसन भाई की बातें आपने सुनी और उनके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके कबूतर देख के जो उन्होंने जज किया, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, यकीन करें मैं हल्फन अल्लाह को जान के ये बात कर रहा हूँ, मैंने किसी कबूतर के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया। मैं चुप रहा हूँ, बिल्कुल खामोश, मैं सिर्फ कबूतर दिखाता रहा हूँ और हम भी चुप रहे। हाँ जी, चुप। आप भी जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातें होती रही हैं। और जिस कबूतर पे उन्होंने हाथ रखा या वो कमेंट्स किए हैं ना उन्होंने, वो हरबा वो वैसे ही है। बिल्कुल सही। अगर 5 भाई आए या 10 भाई आए ना, जिस भाई पे वो बोले हैं ना वही उड़ा है। वो ही उड़ा और वो ही आगे रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, मैंने पहले उनसे ये बात नहीं की। ये आप हमारे उससे करना चाह रहे हैं वीडियो के जरिए, तो सर बहुत शुक्रिया आपका। और वो हरबा वैसे ही है, वैसी चीजें हैं जो उन्होंने आंख का पॉइंट दिया है, या वो पर के बारे में बता रहे थे, या वो कह रहे थे यार ये नस्ल ज्यादा चलाएगा, वो सेम ऐसे एज इट इज वैसी ही चीजें उन कबूतरों में मौजूद है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, देखिए ना, आप 20 साल से कबूतर 25 साल से चले आ रहे हैं, कबूतर 25-26 साल से तो कबूतर चले आ रहे हैं। 50 बच्चे लिए किसी जोड़े के, मादी चेंज करके, मुख्तलिफ मादियों से एक मार के दिखाए हैं बच्चे, उनको पट्टे दिखाए हैं। और जहाँ पे वो रुके हैं, जहाँ पे उन्होंने कमेंट्स दिया है, वो वैसी ही सेम चीज है। क्यों? एक्सपीरियंस है ना उनका। बिल्कुल, ये अच्छा, एक्सपीरियंस। एक चीज, क्योंकि हम उस पर एक पोस्ट भी बनाना चाह रहे थे, तो क्योंकि मैंने ये 2 दिन पहले ही देखी ये चीज। एक मैगजीन आता था, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे बड़े सीनियर हैं, उस्ताद भी हैं इस वक्त, उस्ताद हबीब मुगल साहब। हाँ जी। उनका मैगजीन आता था नया शऊर के नाम से, मानामा नया शऊर। अभी उन्होंने वो बंद कर दिया, कुछ जाती मसरूफियात और कुछ बिजनेस के। उसमें एक उन्होंने, क्योंकि शुरू में ये वीडियोस का सिलसिला तो होता नहीं था, तो एक इंटरव्यू उन्होंने लिया था आपके उस्ताद का, उस्ताद मियां नजीर साहब का जी। और उस्ताद मियां नजीर मरहूम वो उस्ताद हैं कि हम कहेंगे शायद वैसा उस्ताद सदियों में कभी एक पैदा होता। लेकिन मैंने उनकी उस हेडलाइंस में जो उन्होंने एक लिखा था मेन, उसमें ये कहा था कि उस्ताद मियां नजीर साहब ने कहा कि एहसन पुरी जैसा खिलाड़ी सदियों में कभी पैदा होता है। तो ये एक उस्ताद अपने शागिर्द के बारे में अगर राय रखता हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? शायद आपकी भी नजरों से गुजरा हुई। देखें, पहली बात तो मतलब हबीब भाई मेरे भाई हैं, बड़े प्यार वाले हैं, और मीडिया के अंदर सबसे शरीफ आदमी है। और ये मुझे याद आ रहा है जब वो मैगजीन करते थे, देखिए मियाँ साहब के मेरे बारे में ये अल्फाज मेरे लिए तो एक सनद की हैसियत रखते हैं, और मेरी जिंदगी का मैं समझता हूँ असासा है। क्या बात कि वो उन्होंने मुझे इतने, मेरे लिए बहुत बड़ा लकब है कि
कि जो अल्फाज उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए, मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि मेरी कबूतरबाजी का शौक पूरा हो गया। हाँ, क्या बात। तो मेरे लिए तो बड़ी एक मतलब ये बात थी कि वो मुझे इतना अप्रिशिएट भी करते थे और प्यार भी बड़ा करते थे। तो बिल्कुल जी, मेरे लिए तो एक सनत की हैसियत है उनके ये अल्फाज। मोहर लग गई शौक के ऊपर। ये अल्लाह का एहसान है जी, बिल्कुल ये उनकी करम नवाजी है। उन्होंने मुझे सिखाया है, आज जिस मुकाम पे हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं की रहनुमाई से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो अल्लाह ने मुझे मकाम दिया है उसमें मेरे उस्ताद का बहुत ज़्यादा किरदार है, बहुत ज़्यादा किरदार। बिल्कुल ऐसे ही सच। अच्छा, एक बात मैं ना मियाँ साहब के बारे में करूं। हम ना कोई 5-4 दिन पहले हमारा कट था, नुमान भाई भी बैठे थे, तो वहाँ पे बात चली कि मियाँ साहब जितनी पहचान शायद किसी को हो। तो मेरे दोस्त ही थे, मैंने कहा मतलब अजीम साहब भी बैठे थे, मैंने कहा जी ये बात से मैं एग्री नहीं करता। उन्होंने कहा ये आप क्या बात है, तो मैं सही कह रहा हूँ। मैंने कहा देखिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि जो कबूतर को परखते हैं या देखते हैं तो कह देते हैं कि यार ये कबूतर आपका जीत लेने वाला। मैं अपनी बढ़ाई नहीं बयान कर रहा, जैसे अभी नुमान भाई ने बोला, इन्होंने तो नहीं मुझे बताया, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने इनके कबूतर देखे हैं, तो वो खुद कह रहे हैं कि इन्होंने मतलब, तो वो तो परख तो मैंने भी लिया, लेकिन उनकी शान इस बात से बहुत ज्यादा है, ये तो उनके लिए अल्फाज ही नहीं है। सही। मैं कहता हूँ कि बहुत लोग होंगे जिनको कबूतरों की पहचान होगी, बहुत लोग होंगे जो कबूतर पकड़ के बोल देते होंगे, हर इलाके में दोस्त सुन रहे हैं, सारे इस बात से एग्री भी करेंगे, बड़े बड़े कारीगर लोग। लेकिन मियाँ साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनको पहचान के साथ कबूतर बनाने का फन आता था। क्या बात है ये बात कि उन्होंने रंग, नस्ल और मतलब जो कबूतर तैयार किए वो आज तक कबूतर अपनी असहालत में मौजूद है अजीम के पास। बिल्कुल। देखें, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। अगर मिस्त्री साहब की टैडी कबूतरी पकड़ी तो आज तक वो कहते थे कि मैंने मिस्त्री की कबूतरी पकड़ी और टैडी बनाए। मिस्त्री साहब की उस्ताद उनको, मेरे सॉरी मैंने मिस्त्री बोल दिया, बने। तो दूसरे शेखुपुरी कबूतर वो खलाक खान साहब से लाए, आज तक वो सबको बताते थे कि मैं मतलब वो खलाक खान साहब से शेखुपुरी कबूतर लाया और डाल के मैंने ये कबूतर बनाए। तो ये उनकी एक सच्चाई थी। वो कबूतर लोगों के पास कसीर तादाद में जिनसे वो लाए उनके घरों में भी मौजूद हैं, लेकिन उन कबूतरों से वो लोग वो चीजें अचीव नहीं कर सके जो मियाँ साहब ने अचीव की। बात थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आज मैं थोड़ा करना चाह रहा हूँ। जी जी जी। वो कहते थे शुरू में पुत्र जो टैडी कबूतर थे ना, इतनी लंबी हिट्टे नहीं मारते थे, तो इन कबूतरों को मैंने मेंटेन किया है। मैं बोलता था उस्ताद जी, मैंने सवाल किया उस्ताद जी कैसे, कहते पुत्र ये 12-1 बजे ना कबूतर बह जाते थे। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਜ਼ ਐ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੱਲ ਕੁਝ ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਗਲਾਂ। मैं अपने ज़हन दे नाल दोनों नस्लों नूं सवारिया। बात बड़ी समझने की है कि कितना दिमाग उन्होंने लड़ाया। आज तो बन गए ना तो थ्योरी समझ आ गई जी ऐसे हो गया, लेकिन जिस बंदे ने किया आप समझे तो सही। उन्होंने कहा पुत्र मैं लाल अखां वालियां दे विच टैडी पा के दोबारा लाल अखां वाले बनाए तो उन्हां दे विच हौसला आ गया। क्या बात। ते टैडियां दे विच लाल अखां वाले पा के दोबारा टैडी बनाए तो उन्हां दे विच परवाज़ां आ गईयां। ये इसी तरह डब वाले कबूतर जो आज बड़े मशहूर हैं, मुझे बोलते थे कि पुत्र है कुंडियां नहीं सी छड़दे, उड़दे सी लेकिन उड़ के आए कुंडियां नहीं सी छड़दे, पानी नहीं सी चलाते, तंग करते सी, लम्बे पै जाते सी आके। मैं क्या उस्ताद जी ये कैसे? बोले फिर इन कबूतरों में भी मैंने टैडी क्रॉस किए, टैडी क्रॉस करके फिर मैंने ये कबूतर
डब वाले बनाए और इनका फॉल्ट ये दूर किया। तो ये मियाँ साहब की असल बात है कि जो वो नस्लें भी थी उन नस्लों को इस तरीके से संवारा कि भले वो डब वाले हों, भले उनके टैडी हों, भले उनके गोल्डन हो, वो टेम्परेचर को नहीं मानते और आज मतलब ये है कि वो शाम तक उड़ते हैं। उन्होंने तो नस्लें बनाई और जो उन्होंने वो नस्लें बना ली, आज आप अजीम के खुडे में चले जाएं, आपको वही कलर, वही चीजें, वही सारा कुछ मेंटेन रहेगा। बिल्कुल तो अजीम भाई किसने के साथ- नस्लें बनाई? बिल्कुल। पहचान वाले तो बहुत है, लेकिन नस्लें बनाने वाले कितने असाजा कराम है, बहुत कम है। तो ये जो शर्त है, मैं समझता हूँ यही उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब से भी अक्सर बात हुई है, तो वो भी यही बात करते हैं कि कबूतर गर थे। असल जो उनका था कि वो जो कहते थे उस तरह का कबूतर बनाना जो है ना, वो फन मियाँ साहब के पास था और किसी बिल्कुल के पास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल ये बात हकीकत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और उस्ताद नुमान भट्ट साहब आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं, और उस्ताद आमिर अब्बास साहब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि 30 मिनट से आप खामोश बैठे हुए। हाँ, तो नाज़रीन ये एक 3 टिप्स थे जो उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी साहब से हमने आज फिर आपके लिए और उम्मीद करते हैं कि ये आइंदा की कबूतर परवरी में आपके बहुत काम आएंगे। और इस सब का क्रेडिट जाता है उस्ताद नुमान भट्ट साहब को कि उन्होंने हमें भी आज बुलाया और उस्ताद एहसनपुरी साहब से हमारी मुलाकात दोबारा से करवाई। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह ये अच्छी मुलाकातें और ये खूबसूरत बातें होती रहेंगी। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को फिल वक्त दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।